हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट का एग्जाम जो है 19 जनवरी को है। उसके देखते हुए हम लोग पेडागोजी का मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज जो है 3 नंबर का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी जो 50 मार्क का आप सभी का एग्जाम में आएगा। ये तीनों मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप सभी को बेसिक आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में पेडागोजी का किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। और ये जो है लास्ट मॉक टेस्ट होगा। आप सभी को ये तीनों मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है। इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग 50 एमसीक्यू 50 मिनट के अंदर डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको सबसे पहले रीड आउट करना है, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनना है। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेशन पीरियड। इनमें से एडोलेशन पीरियड का कौन सा कैरेक्टर नहीं है। हीरो वर्कशिप ऑप्शन ए में दिया है, ए कैरेक्टर है। डे ड्रीमिंग भी कैरेक्टर है। एट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स ये भी जो है कैरेक्टर है। इनमें से सेल्फ कंट्रोल जो है ये एडोलेशन पीरियड का कैरेक्टर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एडोलेशन पीरियड का टाइम पीरियड क्या है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से अलग अलग है। जैसे कि स्टैनली हॉल के हिसाब से एडोलेशन का टाइम पीरियड है 11 से लेके 18 ईयर्स तक जो है वो जो है एडोलेशन पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट जो है इरिक इरिक्सन के हिसाब से 12 से 18 ईयर्स को जो है एडोलेशन पीरियड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है, जीन पियाजे के हिसाब से 11 से 19 ईयर्स जो है टाइम पीरियड को एडोलेशन पीरियड कहा जाता है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से अलग अलग है। आइए जो हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एडोलेशन पीरियड का है उसको जानते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ऑनसेट प्रॉपर्टी होता है, ग्रोथ स्पॉट्स होता है, इसके अंदर इंक्रीज होता है हाइट और वेट के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फिजिकल डेवलपमेंट का कैरेक्टर है। नेक्स्ट जो है इंक्रीज मसल मास स्ट्रेंथ जो है ये भी फिजिकल डेवलपमेंट का कैरेक्टर है। फिजिकल चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस, सेक्सुअल मैच्योरेशन, ये सभी जो है फिजिकल डेवलपमेंट का कैरेक्टर है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इमर्जेंस ऑफ मेटाकॉग्निशन, डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग, फोकस ऑन फ्यूचर्स ओरिएंटेशन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग नॉर्म्स। इमोशनल सेंस के अंदर मूड स्विंग होता है, हाइटन सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म होता है, डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस होता है, आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन एंड फॉर्मेशन होता है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी होता है। इमोशनल चेंजेस के अंदर रोमांटिक्स फैंटेसी जो है डेवलप होता है। सोशल डेवलपमेंट के अंदर पीयर इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन विद रोल्स एंड आइडेंटिटी जो है ये भी कैरेक्टर सोशल डेवलपमेंट का है। डिजायर फॉर पॉपुलैरिटी एंड पीयर एक्सेप्टेंस जो है सोशल डेवलपमेंट का कैरेक्टर है। नीड फॉर सोशल बिलोंगिंग ये भी जो है सोशल डेवलपमेंट का कैरेक्टर है एडोलेशन पीरियड का। बिहेवियरल पैटर्न के अंदर रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है। एक्सपेरिमेंटेशन विद द सब्सटेंसेस जैसे कि एल्कोहल टेम्बेकू ऐसे यूज़ करने का कोशिश करते हैं। रेबिलियन करते हैं ऑथोरिटी एगेंस्ट ऑथोरिटीज़। इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस जो है ये बढ़ जाता है, कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। सोशल मीडिया या फिर जो मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एडोलेशन पीरियड का, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेथड ऑफ टीचिंग। यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग का कैरेक्टर दिया है, आप सभी को बताना है एक कैरेक्टर जो है कौन सा मेथड का है। द स्टूडेंट आर प्लेस इन द पोजिशन ऑफ ए डिस्कवरर। वो स्टूडेंट को जो है इसके अंदर क्या है, मतलब स्टूडेंट को जो है डिस्कवरर पोजिशन पे जो है प्लेस किया गया है। ठीक है, कौन सा मेथड के अंदर ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है, इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड ए ट्रेनिंग इन मेथड, नॉलेज इज सेकेंडरी कंसिडरेशन। यानी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इसका मेन इंटेंशन होता है। नॉलेज जो है यहाँ पे सेकेंडरी जो है कंसिडरेशन होता है। तो ऐसा कौन सा मेथड के अंदर होता है, ऐसा जो है ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर जो है डिस्कवरी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, और आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इस मेथड को जो है पॉपुलराइज किए थे, यानी इसको डेवलप किए थे, ये भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट इंक्लूडेड इन CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। आप सभी को बताना इनमें से कौन सा जो है CWSN के अंदर कैटेगराइज नहीं किया जाता है। मेंटली रिटार्डेड CWSN के अंदर आता है, विजुअल इम्पेयरमेंट भी आता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी आता है, लेकिन गिफ्टेड और सोशल डिसएडवांटेज नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर इनमें से क्या होगा, इसको आप सभी को करेक्शन करना होगा। इसका राइट आंसर बी कर लीजिए, और बी में जो है 4 और 5 कर लीजिए। 4 और 5 यहाँ पे जो है CWSN के अंदर नहीं आएगा, बाकी जो है सभी जो है CWSN के अंदर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ साइकोमोटर डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इनमें से कौन सा साइकोमोटर डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है। इनमें से आर्टिकुलेशन जो है साइकोमोटर डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे देख सकेंगे सबसे पहला स्टेज होता है इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिएशन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। तो यहाँ पे आर्टिकुलेशन जो है साइकोमोटर डोमेन का जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी दैट डेवलप द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 वाज।
तो NEP 2020 में जो है इसका ड्राफ्ट जो है 2019 में बना था। इसका चेयरपर्सन कौन थे उनका नाम बताना है। उनका नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा मैक्सिमम ऑफ टीचिंग नहीं है। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग आप सभी लोग को याद होगा क्या क्या है। तो पार्टिकुलर टू जनरल एक मैक्सिम है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट भी मैक्सिम है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी मैक्सिम है, लेकिन पार्ट टू होल मैक्सिम नहीं है, होल से पार्ट होता है। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया गया है, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं कौन कौन सा मैक्सिम होता है। प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन, नॉन से अननोन मैक्सिम होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है, इनडिफिनिट से डेफिनिट होता है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट होता है, पार्टिकुलर टू जनरल होता है, एम्पेरिकल से रेशनल होता है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल होता है, होल से पार्ट होता है, एनालाइज टू सिंथेसाइज होता है, इंडक्टिव से डिडक्टिव होता है, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव होता है। सभी जो है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम आर। तो स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा प्रकार का जो है सर्विस चाहिए होता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सा सर्विस चाहिए होता है। इसके लिए इंफॉर्मेशन सर्विस चाहिए होता है, टेस्टिंग सर्विस चाहिए होता है, काउंसलिंग सर्विस चाहिए होता है और प्लेसमेंट सर्विस चाहिए होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन, टेस्टिंग, काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सर्विस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एडोलेसेंस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलेसर व्हिच मींस। तो एडोलेसेंट टर्म लैटिन टर्म से डिराइव हुआ है, उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टू ग्रो अप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलेसेंट टिपिकली ओकर ड्यूरिंग व्हिच एज। एडोलेसेंट का टाइम पीरियड इनमें से कौन सा है। इनमें से 11 से 19 ईयर्स जो है एडोलेसेंट का टाइम पीरियड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अलग अलग साइकोलॉजी के हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड है, जैसे कि जी स्टैनली हॉल, इनके हिसाब से 11 से 18 ईयर्स जो है एडोलेसेंट का टाइम पीरियड है। जी स्टैनली हॉल को फादर ऑफ एडोलेसेंट भी कहा जाता है, भी याद रखना है। और एडोलेसेंट पीरियड को स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है, इरिक एरिक्सन के हिसाब से एडोलेसेंट का टाइम पीरियड है 12 से 18 ईयर्स तक। इनका थ्योरी को कहा जाता है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इनका जो एडोलेसेंट का स्टेज है उसको कहा जाता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। नेक्स्ट जीन पियाजे का थ्योरी को कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इनका एडोलेसेंट का टाइम पीरियड है 11 से 19 ईयर्स तक और इनका डेवलपमेंट का स्टेज को कहा जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रॉइड, इनका थ्योरी को कहा जाता है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। एडोलेसेंट का टाइम पीरियड है 12 से 18 ईयर्स तक और जो स्टेज है उसको कहा जाता है जेनेटल स्टेज। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी को लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में याद रखना है। इनका थ्योरी को मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। इनका एज है 13 से 18 ईयर्स तक और एडोलेसेंट का टाइम पीरियड का जो स्टेज है या जो लेवल है उसका नाम है कन्वेंशनल लेवल। ठीक है। और फाइनली आप सभी लोग यहाँ पे ओवरलैप करके समझ सकेंगे कि अर्ली एडोलेसेंट का टाइम पीरियड जो है 10 से 14 ईयर्स, मिडिल का 15 से 17 और लेट एडोलेसेंट का 18 से 19 या 20 भी मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस टू डिस्क्राइब एडोलेसेंट वाज कॉइन्ड बाय। स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस जो है टर्म वो किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा कॉइन किया गया था। उनका नाम है जी स्टैनली हॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी स्टैनली हॉल को फादर ऑफ एडोलेसेंट भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी इमोशन। तो इमोशन जो है दो प्रकार का होता है। प्राइमरी इमोशन जो है जो यूनिवर्सल या जो इनेट होता है और सेकेंडरी इमोशन जो है जो सोसाइटी या कल्चर या पर्सनल एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होता है उसको कहा जाता है सेकेंडरी इमोशन। इनमें से आप सभी को बताना है प्राइमरी इमोशन कौन सा है। इनमें से हैप्पीनेस जो है ये प्राइमरी इमोशन होगा। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बताना है, हु प्रपोज दैट इमोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इमोशन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी भाग के अंदर कौन इसको डिवीजन किए थे, उनका नाम क्या है। उनका नाम पॉल एकमैन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा आंसर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स नेचर ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा नेचर ऑफ लर्निंग है। लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन मैच्योरेशन। लर्निंग जो है मैच्योरेशन के ऊपर बेस नहीं है, एक गलत बात दिया है। लर्निंग जो है मैच्योरेशन के ऊपर जो है बेस होता है। ऑप्शन बी, लर्निंग डज नॉट प्रमोट मेल एडजस्टमेंट। लर्निंग जो है मेल एडजस्टमेंट प्रमोट नहीं करता है। ये बात बोला जा रहा है कि मेल एडजस्टमेंट जो है माल एडजस्टमेंट जो है लर्निंग जो है बिल्कुल प्रमोट नहीं करता है। तो बी राइट है। ऑप्शन सी है, लर्निंग इज नॉट ए पैसिव प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, लर्निंग जो है पैसिव प्रोसेस नहीं है, लर्निंग क्या है एक्टिव प्रोसेस है। तो सी भी राइट है। डी देखते हैं, लर्निंग इज नॉट रिलेटेड टू गोल। लर्निंग जो है गोल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये बात गलत है। लर्निंग जो है जो गोल है जो एम है जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ जुड़ा होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। ए और डी गलत है, राइट क्या होगा बी और सी। बी और सी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडवोकेट डिडक्टिव मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। डिडक्टिव मैक्सिमम ऑफ टीचिंग जो है किसके द्वारा दिया गया था, उनका नाम है एरिस्टोटल।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिडक्टिव मैक्सिम जो है इसके अंदर जो है हम लोग फार्मूला से एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, यानी इसके अंदर हम लोग जो है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से कॉन्क्रीट चीज़ों के तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग लिस्ट शो टीचिंग स्किल एंड देन कॉम्पिटेंट। एक साइड में टीचिंग स्किल दिया है, दूसरे साइड में उसका कॉम्पिटेंट दिया है, इसको मैच करना है। इसको आइए सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेनिंग इट रिक्वायर्ड क्लियरिटी एंड वेल स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन करने के लिए क्लियरिटी चाहिए, वेल स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन चाहिए, तो इसीलिए इसका मैच होगा वेल स्टेटेड के साथ। डेमोस्ट्रेशन दिस इन्वॉल्व एक्टिव एंगेजमेंट एंड शोकेसिंग, यानी डेमोस्ट्रेशन के लिए एक्टिव एंगेजमेंट और शोकेसिंग चाहिए, इसीलिए मैच होगा डी के साथ, पीपुल इन्वॉल्वमेंट के साथ। प्रोबिंग क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग के लिए क्या चाहिए, इट रिलेट टू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट थिंकिंग एंड क्लूज, तो इसलिए मैच होगा प्रोबिंग क्वेश्चन इंटरप्रेटिंग पीपल्स क्लू के साथ। स्टिमुलस वेरिएशन इट इन्वॉल्व्स कीपिंग द क्लास लाइवली बाय चेंजिंग स्टाइल। स्टिमुलस वेरिएशन जो है इसके अंदर बच्चों को या क्लास को एंगेज रखना होता है, इसीलिए ये मैच होगा ई के साथ, चेंजिंग इंटरेक्शन स्टाइल, ठीक है। तो इस प्रकार का मैचिंग जो है देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में होगा, 1 का सी, 2 का बी, 3 का एफ और 4 का ई, ठीक है। इसको पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आप सभी को आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द सोशल कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इनमें से सोशल कॉज कौन सा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का नहीं है। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हम लोग डिस्कस किए थे, जो है माइनर जो क्राइम करते हैं 18 ईयर्स के पहले पहले जो एज टाइम पीरियड होता है उसके अंदर कोई यदि क्राइम बच्चा करेगा उसको कहा जाता है जुवेनाइल, ठीक है। तो आप सभी को पता है इनमें से कौन सा सोशल कॉज नहीं है, आइए इसको जानते हैं। डिफेक्टिव फैमिली रिलेशन जो है दिस इज सोशल कॉज, डिफेक्टिव फैमिली जो है सोशल कॉज है। लो इंटेलिजेंस जो है ये सोशल कॉज नहीं है। फेवरेटिज्म जो है ये भी सोशल कॉज है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा लो इंटेलिजेंस। लो इंटेलिजेंस कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो सिर्फ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्रीगेटेड और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हिज और हर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। यानी आप सभी को बताना है एक इंडिविजुअल जो है ग्लोबल कैपेसिटी से जो है पर्पसफुली एक्ट कर पा रहा है, रेशनली जो है किसी चीज़ के बारे में थिंक कर पा रहा है और इफेक्टिवली इन्वायरमेंट के साथ जो है डील कर पा रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इंटेलिजेंस, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नॉट इंक्लूडेड इन एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर कौन सा चीज़, कौन सा एरिया इंक्लूडेड नहीं है, आइए जानते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर व्हाट इज टू बी टॉट ए इंक्लूडेड है, कंटेंट और करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर होता है। हु इज टू बी टॉट ए भी इंक्लूडेड होता है, अंडरस्टैंडिंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड। हाउ इज टू बी टॉट ए भी इंक्लूडेड होता है, मेथड एंड स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव टीचिंग के अंदर। लेकिन व्हाई इज टू बी टॉट ए जो है इंक्लूडेड नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हाई इज टू बी टॉट जो है एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर ए एरिया इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हार्बेटियन स्टेप्स ऑफ प्लानिंग ए लेसन। लेसन प्लानिंग के स्टेप आप सभी को बताना है हार्बेटियन स्टेप के हिसाब से। तो इनका स्टेप क्या होता है, हार्बेटियन स्टेप्स जो है सबसे पहले प्रिपरेशन होता है, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, उसके बाद एसोसिएशन, उसके बाद जनरलाइजेशन और लास्ट होता है एप्लीकेशन। इस प्रकार का ऑप्शन नंबर ए में दिया है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन जो है, उसके बाद नेक्स्ट एसोसिएशन, नेक्स्ट जनरलाइजेशन और लास्ट होगा एप्लीकेशन, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रीफोकसिंग इज डन व्हेन द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट इज। रीफोकसिंग कब करना चाहिए, जब स्टूडेंट क्या करेंगे, तो रीफोकसिंग इज ए टीचिंग टेक्निक यूज टू गाइड स्टूडेंट व्हेन देयर रिस्पॉन्स इज पार्शियली करेक्ट। रीफोकसिंग जो है टीचिंग टेक्निक तब किया जाता है जब स्टूडेंट जो है उनका रिस्पॉन्स पार्शियली करेक्ट नहीं होता है, तब जो है रीफोकसिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्शियली करेक्ट। पार्शियली करेक्ट जब होता है रिस्पॉन्स बच्चों का, तब उस समय रीफोकसिंग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग होम असाइनमेंट टू स्टूडेंट इज टू। तो होम असाइनमेंट देने का मेन उद्देश्य क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, यानी सेल्फ स्टडी का हैबिट डेवलप करें, इसीलिए जो है होम असाइनमेंट बच्चों को दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ क्लास द पीपल्स विल एबल टू एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विथ एग्जाम्पल। यानी क्लास कंप्लीट होने के बाद जो है पीपल्स लोग न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो आप सभी को बताना है ये एग्जाम्पल जो है कौन सा इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव का है। तो ये जो है कॉम्प्रिहेंशन लेवल का जो है इंस्ट्रक्शन लेवल है, क्योंकि बच्चा जो है कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है चीज़ों को अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो
तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्रिहेंशन लेवल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक लॉ ऑफ लर्निंग डेवलप बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के द्वारा बहुत सारा लॉ दिया गया है, बेसिक लॉ जिसको प्राइमरी लॉ कहा जाता है और सेकेंडरी लॉ भी दिया गया है। आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा बेसिक लॉ नहीं है। लॉ ऑफ रेडनेस बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी बेसिक लॉ है, लेकिन लॉ ऑफ इंटेंसिटी जो है ये कोई बेसिक लॉ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिपेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिव्स। इनमें से कौन सा मोटिव्स का कैरेक्टर जो है डिपेक्ट्स नहीं कर रहा है। इनमें से ऑप्शन ए जो है मोटिव्स इनबॉर्न होता है, ये बात गलत है। सभी मोटिव्स इनबॉर्न नहीं होता है, यही गलत यहाँ पे डिपेक्ट कर रहा है। बाकी जो है मोटिव्स आर सिलेक्टर ऑफ बिहेवियर्स, मोटिव्स एनर्जाइज बिहेवियर्स, मोटिव डायरेक्ट बिहेवियर, ये बाकी 3 ऑप्शन जो है बी सी डी राइट दिया है मोटिव्स के बारे में, मोटिव्स का कैरेक्टर के बारे में। इसीलिए यहाँ पे गलत बताना था, गलत कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, मोटिव्स जो है इनबॉर्न नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। एक इंटेलिजेंस पर्सन, ऑप्शन ए में दिया है, एक इंटेलिजेंस पर्सन हमेशा क्रिएटिव होता है, ये नहीं भी हो सकता है। एक इंटेलिजेंस पर्सन हमेशा क्रिएटिव होगा, ये बात नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ गलत है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। ए क्रिएटिव पर्सन इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंस, एक क्रिएटिव पर्सन जो है जरूरी है कि वो इंटेलिजेंट भी होगा, ये भी बात सही नहीं है, नहीं भी हो सकता है। देयर इज वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में जो है बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है, ये बात बोला जा सकता है। ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन डी दिया है, क्रिएटिविटी कैन नॉट बी एनहेंस थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी को जो है ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से एनहेंस नहीं किया जा सकता है, ये भी कुछ हद तक गलत दिया गया है, इसको किया जा सकता है कुछ हद तक। तो यहाँ पे इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देयर इज ए वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिवनेस ऑफ काउंसलिंग इन स्कूल इज प्राइमरली बेस्ड ऑन, यानी काउंसलिंग जो है स्कूल में जो किया जाता है उसका प्राइमरली इफेक्टिवनेस किसके ऊपर होता है, वो जो है रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड काउंसलर के बीच में उसके साथ जो है प्राइमरी जो है इफेक्टिवनेस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड काउंसलर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिफर्ड मेंटल हेल्थ इज एबिलिटी व्हिच हेल्प अस टू सीक एडजस्टमेंट इन डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ। ये स्टेटमेंट जो है मेंटल हेल्थ के बारे में एक किसके द्वारा दिया गया है, जे ए हैंडफिल के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि मेंटल हेल्थ इज एबिलिटी व्हिच हेल्प अस टू सीक एडजस्टमेंट इन डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाओलो फेरिस रिफर्ड टू हिज मेथड ऑफ टीचिंग एडल्ट ह्यूमन एज। तो पाओलो फेरी जो है अपना मेथड ऑफ टीचिंग एडल्ट ह्यूमन को क्या रिफर किए हैं, वो रिफर किए हैं क्रिटिकल पेडागोजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सोशल साइकोलॉजिस्ट प्रपोज द सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है कौन सा साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से दिया गया है, उनका नाम है एल्बर्ट बंदूरा। एल्बर्ट बंदूरा प्रपोज सोशल लर्निंग थ्योरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर वो एम्फेसाइज दिए थे ऑब्जर्वेशन के ऊपर, इमिटेशन के ऊपर और मॉडलिंग के ऊपर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। इनमें से कौन सा गुड टीचर का क्वालिटी है। इंड्यूस द स्टूडेंट टू लर्न, इन बच्चों को जो है प्रोत्साहित करे सीखने के लिए, ये जो है अच्छा क्वालिटी है एक टीचर का। फिनिश द कोर्स इन टाइम, कोर्स सिर्फ फिनिश करने से अच्छा क्वालिटी नहीं हो सकता है। गिव ए गुड रिजल्ट, ये भी अच्छा क्वालिटी सिर्फ टीचर का नहीं है। हेल्प स्टूडेंट इन प्रिपेयरिंग गुड नोट्स, अच्छा नोट्स बनाने के लिए सिर्फ प्रिपेयर करेगा वही जो है अच्छा क्वालिटी नहीं है टीचर का। तो यहाँ पे सही आंसर बताना है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुड टीचर प्राइमरी क्वालिटी इज द एबिलिटी टू मोटिवेट एंड इंस्पायर, यानी अच्छा क्वालिटी टीचर का वही है जो बच्चों को मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आप सभी को पता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है जॉन डेवी के द्वारा दिया गया है। इनमें से कौन सा प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कैरेक्टर नहीं है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है सोशल स्किल के बारे में बात करता है, कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बात करता है। ठीक है, लेकिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है कभी भी सिर्फ टेक्स्ट बुक के ऊपर फोकस करे, इसके ऊपर बात नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ टेक्स्ट बुक के ऊपर एम्फेसाइज करना जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कैरेक्टर नहीं है। एम्फेसाइज ऑन टेक्स्ट बुक लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, और ये याद रखना है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन बहुत ज़्यादा डी एम्फेसाइज किया था टेक्स्ट बुक के ऊपर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप सभी को कौन सा कैरेक्टर नहीं है बताना था, तो ऑप्शन डी वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रेसिव इवैल्यूएशन सीसी जिसको कहा जाता है, ये जो है कौन करता है। इसको जो है क्लास टीचर जो है विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट टीचर जो है वो इवैल्यूएट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बाय द क्लास टीचर विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट टीचर।
CC कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेक्सिया। इसको तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। डिस्प्लेक्सिया कौन सा डिसेबिलिटी को कहा जाता है? फाइन मोटर स्किल का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ स्टूडेंट मेक्स नॉइज इन द क्लास डिस्पाइट द टीचर वार्निंग देन ही। एक स्टूडेंट जो है क्लास के अंदर टीचर का वार्निंग के बाद भी वो नॉइज मेकिंग कर रहा है, तो टीचर को उस समय क्या करना चाहिए? टीचर को उस समय डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए और कॉन्सर्न स्टूडेंट के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर लेना चाहिए। तो ऑप्शन सी में ऐसा बात दिया गया है, शुड टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द कॉन्सर्न स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुड टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द कॉन्सर्न स्टूडेंट। यानी जो स्टूडेंट ऐसा कर रहा है, नॉइज मेक कर रहा है टीचर का वार्निंग के बाद भी, तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोडर्मा क्या है? आप सभी को बताना है साइकोडर्मा एक क्या है। एक फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी। इसको डेवलप किया गया था जेकोब एल मेनरो के द्वारा। तो ये भी याद रखना है, जेकोब एल मेनरो के द्वारा जो है साइकोडर्मा को डेवलप किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। इसमें से आप सभी को एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाला कैरेक्टर को ढूंढना है। तो आप सभी को पता होगा कार्ल गुस्ताव जुंग जो है पर्सनैलिटी का टाइप दिए थे एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है ए, सोशली वेरी एक्टिव। एक्सट्रोवर्ट पर्सन बहुत सोशली एक्टिव होते हैं, सामाजिक काम में बहुत एक्टिव होते हैं, तो ये यहाँ पे राइट होगा। ऑलवेज बिजी फाउंड इन थिंकिंग, हमेशा थिंकिंग के अंदर जो बिजी होते हैं उनको एक्सट्रोवर्ट नहीं इंट्रोवर्ट कहा जाता है, तो बी नहीं होगा, बी गलत है। नेक्स्ट, एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल वर्क रेदर देन ग्रुप वर्क, सिर्फ इंडिविजुअल वर्क के ऊपर ध्यान देते हैं, ग्रुप वर्क पे नहीं देते हैं, ये भी बात गलत दिया है। ये जो है कैरेक्टर एक्सट्रोवर्ट का नहीं है, इंट्रोवर्ट का है। फ्लेक्सिबल आउटलुक एंड फ्रेंडली इन नेचर, यानी उनका लुक जो है फ्लेक्सिबल होगा और फ्रेंडली होगा, तो ये बात जो है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का जो दिया है वो राइट है। तो ए होगा राइट, डी होगा राइट। ऑप्शन ई, फ्री फ्रॉम इमोशनल प्रॉब्लम, इनका ये जो है इमोशनल प्रॉब्लम से दूर रहते हैं, दूरी बना के रखते हैं, जो कि सही बात है। तो यहाँ पे ए भी सही है, डी भी सही है, ई भी सही है। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट, एजुकेशन जो है प्रिपरेशन ऑफ लाइफ को सिर्फ नहीं कहा जाता है, एजुकेशन एक खुद ही लाइफ है। ये बड़ा सा स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? उनका नाम है जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन हैविंग इंटेलिजेंस क्वेश्चन बिटवीन 80 to 90, यानी जिस पर्सन का इंटेलिजेंस लेवल 80 से 90 होता है उसको क्या कौन सा कैटेगरी में आएगा? वो बॉर्डर लाइन कैटेगरी के अंदर आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इनमें से चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर किसको कहा जाएगा और किसको कहा जाता है? स्टैनली हॉल को जो है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इनमें से कहा जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैनली हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। इनमें से इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग के अंदर सबसे पहले आता है रिसीविंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और करेक्टराइजिंग जो है ये सबसे सही सीक्वेंस है इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग का। इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और करेक्टराइजेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज और आर करेक्ट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आप सभी को बताना है कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। ग्रोथ रिफर्स टू ओनली बायोलॉजिकल, ग्रोथ जो है सिर्फ बायोलॉजिकल को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। एंड फिजिकल चेंज, ग्रोथ जो है सिर्फ बायोलॉजिकल और फिजिकल चेंज को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर सभी कुछ आ जाता है, मेंटल, सोशल, इमोशनल चेंज। ए वाला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट दिया है, ग्रोथ इसी को कहा जाता है। ग्रोथ इज स्टैटिक, ग्रोथ जो है स्टैटिक होता है, बट डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ग्रोथ जो है कुछ समय तक रुक जाता है, ये बात सही दिया है कि ग्रोथ जो है स्टैटिक है, लेकिन डेवलपमेंट पूरा लाइफ चलते रहता है। तो ऑप्शन बी भी राइट दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन प्लेस विदाउट डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट के बिना नहीं हो सकता है, ये बात गलत दिया है। डेवलपमेंट जो है ग्रोथ के बिना नहीं हो सकता, लेकिन ग्रोथ जो है डेवलपमेंट के बिना हो सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टेकन प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा जो है पूरा लाइफ ही होते रहता है, ये बात भी बिल्कुल सही दिया है। तो यहाँ पे ए बी डी राइट दिया है। ए बी डी कहाँ पे दिया? ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एग्जिबिटेड बाय मेंटली हेल्दी टीचर। एक मेंटली हेल्दी टीचर का कैरेक्टर इनमें से कौन सा होना चाहिए?
ऑप्शन ए दिया है दे नो वेल अबाउट द स्ट्रेंथ ओनली, वो सिर्फ अपना स्ट्रेंथ को जानेगा तो मेंटली हेल्दी रहेगा, ये बात गलत दिया है। ठीक है, दे नो वेल अबाउट अदर वीकनेस ओनली, सिर्फ दूसरा का वीकनेस जानने से ही उसको हेल्दी पर्सन कहा जाएगा, ये भी बात गलत दिया है। ऑप्शन ए और बी नहीं होगा। ऑप्शन सी दे फाइंड मीन्स ऑफ करेक्टिंग देयर ओन मिस्टेक, हेल्दी टीचर जो है अपना मिस्टेक को जो है करेक्शन करने का कोशिश करता है, जो कि सही बात दिया है, ऑप्शन सी राइट होगा। दे आर सेटिस्फाई विद देयर जॉब, हेल्दी टीचर जो है अपना जॉब से सेटिस्फाई होता है, ये भी बात सही दिया है, तो सी और डी सही है। दे एक्सेप्ट फेलियर वेरी इजली, यानी वो जो है अपना फेलियर को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और करेक्शन मेजर लेते हैं, ये भी बात सही दिया गया है। सी डी ई यहाँ पे राइट दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए प्रॉब्लम हैज़ मोर देन वन प्रोबेबल सॉल्यूशन, जब एक प्रॉब्लम का एक से ज़्यादा प्रोबेबल सॉल्यूशन होगा, एंड द थिंकिंग प्रोसेस व्हिच क्रिएट दोज प्रोबेबल सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, और थिंकिंग प्रोसेस जो है उस प्रोबेबल सॉल्यूशन का उस प्रोबेबल क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाया है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरिड आउट इन द पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, टीचिंग का दो फेजेस होता है, प्री एक्टिव और पोस्ट एक्टिव, आप सभी को बताना है पोस्ट एक्टिव के अंदर कौन सा नहीं होता है। पोस्ट एक्टिव के अंदर जो है सेटिंग अप एजुकेशन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सेटिंग अप एजुकेशन ऑब्जेक्टिव जो है ए प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के अंदर होता है, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे देख सकेंगे कि पोस्ट एक्टिव के अंदर क्या क्या होता है, डिफाइनिंग रियल बिहेवियर चेंज, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट एवल्यूशन टेक्निक, चेंजिंग द टेक्निक एंड स्टडीज ऑफ टीचिंग, ये सभी जो है पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर होता है, लेकिन सेटिंग अप एजुकेशन ऑब्जेक्टिव ये पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड देयर सपोर्टर आर लिस्टेड बिलो, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को एक साइड में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दिया है, दूसरे साइड में उसका सपोर्टर दिया है, इसको मैच करना है, आइए मैच करते हैं। बिहेवियरिज्म नाम सुने होंगे, किसके द्वारा दिया गया, बिहेवियरिज्म दिया गया है जो है स्किनर के द्वारा। ठीक है, तो ए मैच होगा 2 के साथ। साइको एनालिसिस दिया गया सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, तो बी मैच होगा 3 के साथ। ठीक है, गेस्टाल्टिज्म ये दिया गया था किसके द्वारा, गेस्टाल्टिज्म दिया गया था वार्डहेमर के द्वारा। ठीक है, गेस्टाल्ट थ्योरी, तो सी मैच होगा 4 के साथ। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिविज्म दिया गया था लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, तो डी मैच होगा 1 के साथ। ऐसा मैचिंग कहाँ पे दिया गया है, ऐसा मैचिंग ए का जो है 2, बी का जो है 3, सी का जो है 4 और डी का जो है 1 कहाँ पे दिया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है किसका थ्योरी के अंदर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट है, और इसको दिया गया था बी.एफ. स्किनर के द्वारा। ठीक है, नाम याद रखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है एक सेंट्रल पॉइंट है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर, और डेवलप किया गया था बी.एफ. स्किनर के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉन्क्रेटाइज द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन स्लो लर्नर क्लासरूम दैट बेस्ट मेथड फॉर ए टीचर इज, यानी स्लो लर्नर के अंदर जो है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, सबसे अच्छा तरीका होगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के माध्यम से जो है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को जो है उसको आसान भाषा में आसान करके सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस, इनमें से कौन सा मोटिवेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। नीड्स ड्राइव इंसेंटिव मोटिवेशन प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन हेरिडिटी जो है मोटिवेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंक्लूसिव टर्म एक्सेप्शनल चिल्ड्रन मीन्स, तो आप सभी को बताना है कि इंक्लूसिव टर्म के अंदर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब होता है गिफ्टेड, इंटेलिजेंट, बैकवर्ड, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन उनको कहा जाता है जो बहुत गिफ्टेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, या बैकवर्ड या मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एम्फेसाइज दैट क्रिएटिविटी शुड बी मेजर बाय मेजरिंग इट्स एलिमेंट, तो सबसे पहला पर्सन का नाम बताना है जो ज़्यादा एम्फेसिस दिए थे कि क्रिएटिविटी को जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं उसका एलिमेंट को मेजर करके, तो ये कौन दिए थे, उनका नाम है टोरेंस। ठीक है, ई पॉल टोरेंस दिए थे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो का जो 50 MCQ है पेडागोजी का उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। आप सभी को तीनों मॉक टेस्ट को देखना है और प्रैक्टिस करना है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी अच्छी तरह से पढ़ते रहना है। मिलेंगे अपकमिंग क्लास के अंदर। थैंक यू।